उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में 22 मई से जनगणना का पहला दौर शुरू होने जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए जनगणना निदेशक शीतल वर्मा जी मौजूद हैं। शीतल जी, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की सबसे बड़ी विविधतापूर्ण राज्य है, सबसे बड़ी आबादी का राज्य, कितनी बड़ी चुनौती आपके सामने है यहाँ पर जनगणना को करना? वो हालांकि स्वगणना जरूर चल रही है और कई जगहों से अच्छी रिपोर्ट्स भी आई हैं। मैं सबसे पहले यही बताना चाहूँगी कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश अपने आप में विश्व का छठा सबसे बड़ा राष्ट्र होता यदि अलग होता, तो बिल्कुल एक बहुत बड़ी चुनौती है प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना, प्रत्येक क्षेत्र को कवर करना। बट मैं ये भी बताना चाहूँगी कि इसके लिए प्रशासन ने और जो राज्य सरकार है उसके द्वारा बहुत ही अच्छे प्रबंध किए गए हैं। 6 लाख प्रगणक और पर्यवेक्षक इस कार्य को फील्ड पर करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त 25,000 हमारे अधिकारी अलग अलग कैपेसिटीज़ में इस काम को करेंगे, पर्यवेक्षण के काम को, जिसमें कमिश्नर, डीएम, एडीएम, एसडीएम सभी की कहीं ना कहीं ड्यूटीज़ लगी हैं। तो एक चुनौती तो थी प्रशासनिक तंत्र की, दूसरी है कंप्लीटनेस एंड कवरेज की। बहुत व्यापक क्षेत्रफल भी है हमारे प्रदेश का, और हमेशा ये शायद शिकायत आती है सभी किसी भी सर्वे में बड़ी कॉमन शिकायत होती है कि हमारे घर पर कोई नहीं आया। तो एक जो ज्योग्राफिकल कवरेज की बात होती है उसके लिए इस बार हम हमेशा ही जनगणना में छोटी छोटी ग्रिड्स बनती हैं, बट इस बार डिजिटल माध्यम से उसको हम कहते हैं गणना ब्लॉक। तो ऐसे 4 लाख के करीब गणना ब्लॉक्स में पूरे प्रदेश को बांटा गया है, और इन गणना ब्लॉक्स में सुनिश्चित किया गया है कि कोई गैप ना हो। कहने का अर्थ यह है कि कोई भी इंच हमारी जो भूमि है उत्तर प्रदेश की वो छूटी ना हो, किसी न किसी गणना ब्लॉक में हो, चाहे फिर वो गैर आबाद क्षेत्र ही क्यों ना हो, परंतु वहां कोई जाए और ये सुनिश्चित कर ले कि हमारा कोई व्यक्ति छूटने ना पाए। तो ये सभी प्रबंध किए गए हैं, और ज्योग्राफिकली एज वेल एज पॉपुलेशन वाइज पूरा प्रयास है कि कोई छूटेगा नहीं। एक डर लोगों में होता है जब जानकारी मांगी जाती है, तो तमाम तरह के डर लोगों में होते हैं। अगर आप गांव की बात करें, शहरों की बात करें, सबकी अपनी अपनी दिक्कतें होती है। आदमी सोचता है कि कोई ऐसी चीज़ ना पूछ ले जो हमें आगे चल के दिक्कत करे, जैसे कि तमाम जानकारी। 34 शायद प्रश्न है इस बार। हमारा जो प्रथम चरण है वो कहलाता है मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना। तो सबसे पहले डर तो मैं ये बताना चाहूँगी कि उसमें हम कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं एकत्रित कर रहे हैं, हम गृहस्थ स्तर की, आपके जनगणना परिवार स्तर की जानकारी एकत्रित करते हैं, और ये जानकारी अधिकांश रूप से आपके आवासीय सुविधा और परिसंपत्तियों के विषय में होती है। सुविधा से अर्थ है कि क्या आपकी छत पक्की है या कच्ची है, किस मटेरियल की है, दीवारें कैसी हैं, आपकी जल की निकासी कैसी है, जल जो पेयजल है उसकी उपलब्धता कैसी है, ईंधन क्या है, घर में प्रकाश की व्यवस्था कैसी है। और परिसंपत्तियों के विषय में हम लोग पूछते हैं कि क्या रेडियो ट्रांजिस्टर है, इंटरनेट का कनेक्शन है, लैपटॉप है, गाड़ी है, साइकिल है। तो बड़े ही सरल प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है जो जानने की आवश्यकता है कि जनगणना की प्रश्नावली जब एक बार भर जाती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है, वो किसी के साथ शेयर नहीं होती है, पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंशियल होती है। तो हम ये जरूर जानते हैं कि इतने घरों में फॉर एग्जाम्पल जल निकासी की सुविधा अभी नहीं है, परंतु वो कौन से इतने घर हैं राजस्व ग्राम के स्तर पे या वार्ड के स्तर पे, ये सूची कभी वो कौन से घर हैं ये सूची कभी किसी के साथ शेयर नहीं होती है। तो आप केवल डेटा जनरेशन एक्सरसाइज है जिसमें हम डेटा जनरेट कर रहे हैं, आपकी व्यक्तिगत जानकारी की कभी आप पहली बार आपका चिन्हांकन नहीं हम कर सकते हैं कि किसने ये जानकारी दी, और दूसरा वो जानकारी किसी को उपलब्ध नहीं हो सकती है। तो जनगणना के विषय में एक बहुत बड़ी भ्रांति है जिसको क्लियर करने की जरूरत है कि जनगणना का डेटा रिकॉर्ड जरूर होता है, लेकिन जनगणना का डेटा किसी के साथ साझा नहीं होता है, और जनगणना का व्यक्तिगत डेटा आपको चिन्हांकन के लिए यूज भी नहीं किया जा सकता है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, बड़े शहर हैं, टाउन भी हैं, गांव भी हैं, तमाम तरह की विविधताएं हैं। जो आप जिन कर्मचारियों को ट्रेंड किया गया है, तो क्या एक ही जैसी ट्रेनिंग दी गई या कुछ अलग अलग चीज़ें भी इसमें रखी गई? जो जनगणना का ट्रेनिंग कैस्केड होता है, एक पिरामिड होता है। सबसे पहले उसके ऊपर होते हैं नेशनल ट्रेनर, हमारे निदेशालय के, हमारी संस्था के ऐसे लोग जिनको दिल्ली में एक रूपता के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। फिर पूरे प्रदेश से हम लोगों ने करीब 300 मास्टर ट्रेनर का चयन किया, और बहुत ही मोटिवेटेड ये हमारी टीम थी जिनको हम लोगों ने यहाँ प्रदेश मुख्यालय पर हमारा प्रशिक्षण चला फरवरी में, और उन सबको हम लोगों ने बैचेज में, स्मॉल बैचेज में ट्रेन किया। और वो एक तरीके से कह लीजिए कि हमारे जनगणना निदेशालय की टीम के साथ बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं ये 300 लोग। ये 300 लोग मास्टर ट्रेनर जो फील्ड्स में गए, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे करीब 7,000 फील्ड ट्रेनर्स को ट्रेन किया, और सबका ट्रेनिंग सेम है, जो ऊपर से लेकर नीचे तक हमारा कैस्केड है वो सब सेम है। सो फील्ड ट्रेनर 7,000 हमारे बने। अब ये वो 7,000 लोग और जो वो 300 मास्टर ट्रेनर्स हैं,
यही वो लोग हैं जो नीचे के जो हमारा 5 लाख 5.5 लाख का पिरामिड है, ऑलमोस्ट 6 लाख, थोड़ा रिजर्व भी हम रखते हैं, ये उन सब लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। ट्रेनिंग एकदम एक समान होती है। ट्रेनिंग का यहाँ तक कि जो शेड्यूल होता है वो भी पूरे देश में एक समान होता है। उसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं अपनी प्रदेश की विविधता को देखते हुए, परंतु ट्रेनिंग सबकी एक रूपता से होती है। ट्रेनिंग का एक फीडबैक होता है, तो हम फीडबैक भी मॉनिटर कर रहे होते हैं कि ट्रेनिंग में कोई शिकायत तो नहीं है, क्या हमारा ट्रेनर अच्छा परफॉर्म कर रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रेनिंग खत्म होने पे ट्रेनिंग खत्म नहीं होती है, हम उन सबको अपने साथ जोड़ लेते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से, अपनी लाइव फीड्स के माध्यम से। तो अगर कोई नया अपडेट हमें कहीं से प्राप्त होता है तो हम वो भी उनके साथ लगातार बात करते रहते हैं। उनका भी कोई डाउट होता है तो वो हमारी टीम के साथ लगातार बात करते रहते हैं। तो इस तरीके से एक पूरा का पूरा पिरामिड है जो इस वक्त प्रदेश में ऑपरेट कर रहा है, जो कि ये जनगणना कराने जा रहा है। जैसा कि आपने बताया, सबसे बड़ी प्रशासनिक एक्सरसाइज है पूरी दुनिया की। इसका कंक्लूजन क्या होगा? जो जनगणना का डाटा आएगा उसके आधार पर विकास जो कार्य हैं या विकास योजना है किस तरह से आप निर्धारित करेंगे? आप किसी भी बड़ी योजना को देखिए तो उसमें कहीं ना कहीं, जैसे बात करते हैं आवास योजना, बड़ी पॉपुलर होती है ग्रामीण क्षेत्रों में कि हमें घर कॉलोनी मिल गई, जो गांव में कहा जाता है हमारे यहाँ। तो कॉलोनी मिलने या आवासीय सुविधा मिलने का आधार क्या होता है? आप सबसे पहले देखते हैं कि पॉपुलेशन कितनी है। तो हमारी लास्ट जनगणना हुई थी 2011 में। आज की तारीख में हमारे प्रदेश की स्थितियां एकदम भिन्न है। आप प्रोजेक्शन रन भी करेंगे तो हो सकता है प्रोजेक्शन फील्ड रियलिटी से मैच ना करे। तो आपको एक पॉपुलेशन का पहले एक डिनोमिनेटर चाहिए होता है, आपको कहीं ना कहीं एक संख्या चाहिए जिसके आधार पे आप ये देखेंगे ऐसे कितने घर हैं जिनको आवास की सुविधा की आवश्यकता है। फिर आप ये देखते हैं उन टोटल पॉपुलेशन में से कितने ऐसे घर हैं जिनको ये सुविधा चाहिए। तो वो डेटा भी आपको जनगणना से ही मिलता है, राजस्व ग्राम स्तर पे या वार्ड के स्तर पे। तो ये दोनों, एक डिनोमिनेटर और एक किसी भी सुविधा का बेसिक स्ट्रक्चर, जो ये दोनों चीजें हैं, ये दोनों ही डेटा हमें जनगणना से मिलते हैं। वर्तमान में क्योंकि जनगणना 15 साल बाद होने जा रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये डिनोमिनेटर जो है ये बहुत ही वेग हो गया है, पुराना हो गया है, जिसको कि जब हम यूज करते हैं तो हम देखते हैं कि आज की स्थिति एकदम भिन्न है। तो जनगणना से, ये तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया, पेयजल की बात हुई या जल निकासी की बात हुई, स्वच्छता की बात हुई, खाद्यान्न की बात हुई, कहीं पर हमारी जो उज्ज्वला योजना चलती है, हमारी जो अन्य बिजली कनेक्शन की योजनाएं चलती हैं, ये सभी कहीं ना कहीं एक पॉपुलेशन के किसी ना किसी मानक पर आधारित होती हैं। अब वो पॉपुलेशन का जो मानक है वो आपको जनगणना से प्राप्त होता है। तो विकास की सभी योजनाओं का जो बेसिक डिनोमिनेटर है वो जनगणना से प्राप्त होता है। दो नई चीज़ें हैं, एक डिजिटल जनगणना हो रही है और जातिगत जनगणना हो रही है। इस पर आप कुछ फोकस करना चाहें कि दोनों में क्या खास रहने वाला है डिजिटल जनगणना, क्योंकि अब हम डिजिटलाइजेशन की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। डिजिटल जनगणना से बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा ग्रामीण लोगों के लिए, कोई डिजिटल बैरियर नहीं है। डिजिटल जनगणना के 4 आयाम हैं, मैं बताना चाहूँगी। पहला आयाम यह है कि हमें जब जनगणना करानी होती है, हमें कार्मिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होती है जो जनगणना कराएंगे प्रगणक, और उनका प्रशिक्षण। तो ये प्रशासन को देखना होता है, प्रत्येक जनपद प्रशासन को। तो ये पूरा का पूरा एक मॉड्यूल है, ये पहला आयाम है जो कि डिजिटली इस बार मैनेज हो रहा है कि सबके ड्यूटी कार्ड, सबका प्रशिक्षण, सबका डेटाबेस हम लोग डिजिटली मैनेज कर रहे हैं अपने सेंसस के सॉफ्टवेयर के माध्यम से। दूसरा आयाम है जनगणना करने जाएंगे कहाँ। पूरे प्रदेश को एक छोटी छोटी ग्रिड में बांटा जाता है जिसको हम गणना ब्लॉक कहते हैं। करीब 800 के करीब उनकी जनसंख्या होती है, 120 से 180 घर होते हैं। तो ये ग्रिड कैसे बनेगी? हाथ से बनाएंगे तो अक्सर ये हम लोग के ऊपर आरोप आता है कि बीच में घर छूट गए। तो ये ग्रिड भी इस बार डिजिटली बनाई गई है। तो ये था दूसरा आयाम जो डिजिटली पूरा जियो से रेफरेंस करके हम लोगों ने अपनी एक एक प्रगणक ब्लॉक बनाया है। और ये जो ग्रिड का ब्लॉक है, ये जो प्रगणक जब फील्ड में जाएगा उसको अपने ड्यूटी चार्ट के साथ मिलेगा। तीसरा है जो आप लोग को सभी को ये सुविधा उपलब्ध है, स्वयगणना। वर्तमान में 7 दिन हमारे स्वयगणना के पूर्ण हो गए। 15 दिन की ये सुविधा थी, अभी 8 दिन और हैं। तो 8 से लेके 21 मई तक कोई भी आम नागरिक पोर्टल पर जाकर इस सुविधा का लाभ उठा सकता है, अपनी प्रश्नावली खुद भर सकता है। एक कोड आपके पास आएगा 11 डिजिट का, जिसको आप सेव कर लीजिए, क्योंकि प्रगणक आपके घर फिर से आएगा एक बार पूछने कि आपको संशोधन तो नहीं कराना है, आपने गलती से तो नहीं भर दी थी, किसी और ने तो आपकी नहीं भर दी थी। तो ये सभी प्रश्नों को देखते हुए आप प्रगणक दोबारा आपके पास आता है और उसको आप वो सुविधा उपलब्ध कराते। तो ये तीसरा आयाम है डिजिटल माध्यम का। चौथा है, पहले जब प्रगणक आपके घर आता था तो बहुत सारे कागज लेके आता था और उसमें बहुत अधिक समय लगता था, क्योंकि वो एक एक क्वेश्चन को पढ़ता था। वर्तमान में ये सारा डेटा संग्रहण ऐप के माध्यम से होगा।
तो बहुत ही लाइट वेट ऐप है हमारे एंड्रॉइड का, और दोनों ही फोन्स पे चलता है। बहुत ही लाइट वेट जनगणना का ऐप है और बहुत ही सरलता से इसको हमारे जो प्रगणक हैं प्री टेस्ट में हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने इस ऐप को पूरा पायलट किया हुआ है फील्ड में, हम लोगों ने देखा कि बहुत आसानी से वो लोग डेटा को भर ले रहे थे। तो ये 4 आयाम हैं डिजिटल जनगणना के, जिसको हम डिजिटल जनगणना कह रहे हैं, जिसके माध्यम से डेटा संग्रहण होगा। और जब डिजिटली डेटा संग्रहण होगा तो उसका प्रकाशन भी बहुत शीघ्र सुनिश्चित हो पाएगा। दूसरी बात आपने पूछी जातीय जनगणना की, तो ये सुनिश्चित है कि इस बार जातिगत डेटा भी एकत्रित किया जाएगा, परंतु वो द्वितीय चरण होगा। अभी हम मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना करने जा रहे हैं। द्वितीय चरण जो फरवरी में होगा, जातियों का डेटा कैसे कलेक्ट किया जाएगा, कैसे जनगणना की जाएगी, इसके विषय में हम आपको तत्समय अवगत कराएंगे। बस एक अंतिम प्रश्न नहीं है, अपील आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या करना चाहेंगी कि लोग निडर होकर बिना डरे हुए आगे आएँ और जनगणना करें? मैं सभी आम नागरिकों से और सभी प्रबुद्ध जन से एक ही अपील करना चाहती हूँ। जनगणना में अपना डेटा उपलब्ध कराना कहीं ना कहीं हमारा राष्ट्रीय दायित्व है। ये एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसमें अगर हम अपना अच्छा डेटा उपलब्ध कराते हैं तो हमारी नीतियाँ और अच्छी बनेंगी। दूसरा, कहीं ना कहीं सबके मन में एक डर है कि हम कोई डॉक्यूमेंट मांगेंगे, हम आपके डेटा को किसी और एजेंसी के साथ साझा करेंगे। मैं एकदम आश्वस्त करना चाहती हूँ कि पहला, जनगणना का जो भी कार्मिक आपके यहाँ प्रगणक आएगा उसने आईडी पहना होगा, आप उसके आईडी से उसकी डेटा को स्कैन करके वेरीफाई कर सकते हैं। कभी भी जनगणना का कार्मिक आपका कोई बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर या कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगता है। आपको कभी